नमस्कार, जी बिजनेस की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मौका ही मौका, बाजार इस समय आपको मौका दे रहा है, खरीदारी का मौका, और वो इसलिए क्योंकि जो रूठे पड़े थे वही अब बाजार पे वापस आ गए, यानी कि एफआईआईज पिछले कुछ दिनों में इनफैक्ट बजट के बाद जोर शोर से खरीदारी कर रहे हैं वो इंडियन इक्विटी मार्केट्स पे। आंकड़ा बताएं तो 4 दिन में 6000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी एफआईआईज कर चुके हैं और निफ्टी दौड़ गया, सेंसेक्स दौड़ गया, बजट के बाद 6.5% का क्लोजिंग बेसिस पे रिटर्न दिया। लेकिन अगर आप बात करें बैंकिंग स्टॉक्स, खासतौर से पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स, तो वहां तो फर्राटेदार रफ्तार देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कौन से विकल्प ऐसे हैं जहां पर आप खरीदारी करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में काफी ऐसे विकल्प हैं जो बाजार दे रहा है भैया आपको, और जहां पर अच्छा खासा मुनाफा आपको मिल सकता है। कुछ आंकड़े मैं आपको बताऊं, 4 दिन में सेंसेक्स 1600 अंक चढ़ता हुआ नजर आया, जोरदार तेजी बजट के बाद। और बजट के दिन ये याद रखिए कि एक डिप आई थी जिसको उसी दिन एब्जॉर्ब करके उसके बाद अगले दिन से ही खरीदारी शुरू हो गई। 4 ट्रेडिंग सत्र में निवेशकों की कमाई जो है वो 5.25 लाख करोड़ की हुई है। जोरदार कमाई बाजार पे की है निवेशकों ने, और इनफैक्ट एफआई की तरफ से जो खरीदारी लौटी है वो साफ तौर पे एक ट्रिगर बन गया। गोल्डमैन सैक्स मानता है कि 12 महीने में 8200 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं निफ्टी पे। हालांकि ये रिवाइज्ड लक्ष्य है, लेकिन फिर भी 8200 का आंकड़ा ही अपने आप में एक साल में बहुत मायने। मेटल स्टॉक्स, बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, कमोडिटी प्ले हो रहा है मार्केट पे, और खास और इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स में जोर शोर से रिटर्न्स जो है वो मिलते हुए नजर, और ऊपर से करेंसी मार्केट्स पे एकदम से रफ्तार बन गई और रुपया डॉलर के टर्म्स में चढ़ना शुरू हो गए। तो ऐसे माहौल में ये शो आपको बताएगा कि कौन से शेयर्स, कौन से सेक्टर्स पे आप इन्वेस्ट करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकें। बाजार के 4 एक्सपर्ट्स मेरे साथ मौजूद है। टीएस हरिहर साहब मौजूद हैं, साथ साथ राहुल अरोड़ा सीईओ निर्मल बैंक से, संजीव भसीन ईवीपी आईआईएफएल, और मेरे साथ मौजूद हैं दिलीप भट्ट साहब, जॉइंट एमडी हैं प्रभुदास लीलाधर के। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस में। सबसे पहले हरिहर साहब मैं आप के पास आता हूं। मौजूदा सर में जिस तरीके का एकदम से एक रीबाउंड देखने को मिला, और 4 दिन में जो मैं बात कर रहा हूं 1600 पॉइंट का उछाल सेंसेक्स में देखने को मिला, ऐसे में अब आपका आउटलुक क्या है कि यहां से अभी और रफ्तार पकड़ेंगे? मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि हमें एक बात याद रखना चाहिए कि ये जो रैली हुआ है वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूएस में भी हुआ है। फॉर एग्जांपल जो यूएस मार्केट्स जनवरी से 11% करेक्ट हुए थे, आई थिंक वहाँ से लगभग 8% दे ऑलरेडी रिकवर्ड इन द लास्ट फ्यू डेज। तो ये जो रिकवरी है ये इंडिया का सिर्फ एक फिनोमिनन है, बट एक ग्लोबल फिनोमिनन है। तो मेरे ख्याल से इट इज़ पॉसिबल दैट दिस रिकवरी में लास्ट फॉर अ फ्यू मोर डेज। जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, आई थिंक 7500 एक बहुत क्रिटिकल लेवल रहेगा। यदि 7500 एक कन्विक्शन के साथ हम लोग ब्रेक करते हैं तो आई थिंक फर्दर अपसाइड्स की उम्मीद की जा सकती है। मेरे ख्याल से जहाँ तक पीएसयू बैंक्स का सवाल है, एक ब्रॉड बेस्ड री-रेटिंग हो रहा है, क्योंकि यदि जैसे आरबीआई ने कहा जो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स को टियर 1 कैपिटल में इंक्लूड किया जाए तो 3.5 लाख हजार करोड़ का जो इजाफा होगा पीएसयू बैंक्स को, इससे एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, और मेरे ख्याल से सारे बैंकिंग सेक्टर का एक री-रेटिंग हो सकता है। तो आई वुड बिलीव दैट निफ्टी में 7500 का लेवल देखिए, और बैंकिंग का खास करके पीएसयू बैंक्स, एसबीआई, बीओबी, पीएनबी का रुझान देखिए। मेरे ख्याल से दैट विल बी क्रिटिकल फॉर द मार्केट्स टू गो अहेड, बट मुझे लगता है कि फाइनली मार्केट सीम्स टू बी ऑन अ साउंड फुटिंग। पॉजिटिव न्यूज बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर आ गई। मिसाल के तौर पे इस समय खबरें बहुत गर्म है कंसोलिडेशन पीएसयू बैंकिंग के ऊपर, अगर वो भी खबर निकल के आई तो वो भी कहीं ना कहीं ट्रिगर बन जाएगा मार्केट के। लेकिन 7500 इसके ऊपर जाना और इसके ऊपर टिकना बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले सत्र में भी 7500 के लेवल से हल्की वापसी बाजार ने की है। ये अगर लेवल टूटता है तो यहां पर तेजी भी और बढ़ सकती है। राहुल अरोड़ा साहब आपके पास मैं आता हूं, किन सेक्टर्स पे आगे आप मानते हैं कि तेजी देखने को मिलेगी? क्योंकि बजट में जो थीम थी उसमें क्लियर कट एग्रीकल्चर क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग बढ़ाने की बात की गई, लेकिन आपके हिसाब से अब गोइंग फॉरवर्ड कौन से सेक्टर्स हैं जो लीड करेंगे मार्केट की रैली को? देखिए, अगर आप मार्केट व्यू ले रहे हैं तो 4 सेक्टर्स पे आपको व्यू लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैंक्स, आईटी, एफएमसीजी और ऑयल एंड गैस, क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ द मार्केट इज मेड अप इन परसेंटेज टर्म्स इन दीज 4 सेक्टर्स। तो ऑब्वियसली अगर मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, आई एम पॉजिटिव ऑन बैंक्स, और मुझे लगता है कि द ट्रेड विल बी मोर टिल्टेड टुवर्ड्स कॉर्पोरेट सेक्टर बैंक्स। अभी आपने देखा है कि पिछले 2-3 साल में द ट्रेड कंसेंसस ट्रेड रहा है इंडसइंड, कोटक, एचडीएफसी, येस बैंक की तरफ। मुझे लगता है कि वो शिफ्ट होकर आईसीआईसीआई एक्सिस की तरफ जा सकता है, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ। ये 4 स्टॉक्स मुझे लगते हैं कि दे विल पोटेंशियली गिव यू द बीटा। दूसरा है मुझे लगता है इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एफएमसीजी, क्योंकि वहां पे मुझे अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी नजर आती है। देयर इज नथिंग एक्सपोर्ट डिपेंडेंट, देयर इज नथिंग करेंसी डिपेंडेंट, और जिस तरह से बजट ने रूरल थ्रस्ट किया है,
इमीडिएटली कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप एक डेढ़ साल का व्यू लेके चले तो ये दिस विल एट सम लेवल ट्रिकल डाउन। तो मुझे एफएमसीजी पे भी लगता है कि आपको काफी ओवरवेट होना चाहिए। आईटी पे हम टोटली न्यूट्रल होंगे। ऑयल एंड गैस पे आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अभी भी काफी रेगुलेटेड है, लेकिन जिस तरह का काम हो रहा है to reduce subsidies and make them more autonomous in their functioning, this could be another interesting sector. So I would say be very overweight on banks and FMCG, neutral to overweight on oil and gas, and neutral to underweight on IT. राइट, न्यूट्रल टू अंडरवेट ऑन आईटी, लेकिन न्यूट्रल व्यू है ऑयल एंड गैस स्पेस पे। दो जानकार अभी तक बता चुके कि बैंकिंग स्टॉक्स गोइंग फॉरवर्ड बाजार पे अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे सकते हैं। राहुल अरोड़ा साहब की भी यही पसंद थी, और साथ ही साथ टीएस हरियर साहब भी ये बोले थे कि बैंकिंग स्टॉक्स आने वाले समय के लिए लीड करेंगे। उन्होंने लीड करना शुरू भी कर दिया। निफ्टी बैंक ने 15% रिटर्न पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में ही दिया है। एफएमसीजी काउंटर्स पे भी नजर रख के चल सकते हैं, राहुल अरोड़ा साहब का ये मानना है। संजीव हसीन साहब, आपके पास में आता हूं। देखिए, बाजार पे काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स ऑलरेडी मिल गए हैं, लेकिन क्या मौजूदा स्तरों पर आप मानते हैं कि निवेशकों के पास मौका है खरीदारी करने का, और अगर हां तो कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स आपके रडार पर हैं? इस कैटेगरी में आने से इनमें लिक्विडिटी की एक फेज ज्यादा बेटर हो जाता है, बिकॉज दे बिकम मोर पार्ट ऑफ अ ग्लोबल पोर्टफोलियो। हमारा ओवरवेट यहाँ पे बीईएल है और आदित्य बिरला नुबो, जिसपे हम काफी टाइम से ओवरवेट है, और हमें समझते हैं वो एक और एडेड एडवांटेज हो जाएगा और इन स्टॉक्स में आपको और तेजी मिल सकती है। लेकिन आप छोटे तेजी के लिए नहीं रखिए, इनको 1 साल का मुकदम रखिए, तो आपको 30 से 35% रिटर्न मिलना चाहिए। मैरिको आई थिंक इन द एफएमसीजी स्पेस वो एक बेटर प्ले है, बिकॉज कोलगेट पे अभी पतंजलि का जो एक्सेप्शनल राइज हुआ है इन वॉल्यूम एंड इन मार्जिन, आई थिंक दैट हैज डेंटेड कोलगेट्स प्राइम प्लेस ऑफ बीइंग इन द टूथपेस्ट स्पेस। तो हमें लगता है मैरिको इज अ वेरी गुड प्ले, और मैरिको पे आपको तवज्जो रखना चाहिए, बिकॉज मैरिको आई थिंक कैन बी एन आउट परफॉर्मर इन द एफएमसीजी स्पेस। हमारे लिए ये चारों शेयर बाय हैं ऑन एनी डिक्लाइन। राइट, तो मैरिको पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्ले, काफी अट्रैक्टिव रिटर्न इस स्टॉक में मिल सकते हैं। संजीव हसीन साहब की पिक, और बीईएल, एबी, नूवो, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होंगे तो 30 से 35% की कमाई आपके पोर्टफोलियो में इन्हीं स्टॉक्स के बलबूते होती हुई नजर आएगी। कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना है। लेकिन दिलीप भट्ट साहब, लार्ज कैप में आपकी टॉप पिक्स क्या हैं? क्योंकि जो रिटर्न्स मिल रहे हैं सर, निफ्टी के जो सबसे ज्यादा चढ़ने वाले हैं उस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील, पंजाब नेशनल बैंक 15 से 21% का रिटर्न दे चुके हैं। लार्ज कैप में कुछ चुनना हो तो क्या चुने अभी? लार्ज कैप में मुझे लगता है कि अभी भी फोकस करना चाहिए लार्सन टुब्रो पे, इन्फोसिस पे, आईसीआईसीआई बैंक में, और ऑटो स्पेस में मुझे लगता है कि समथिंग लाइक टाटा मोटर्स लुक्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। ये 4 स्टॉक में जो मतलब इन्फोसिस तो नहीं कहूंगा, लेकिन बाकी तीनों स्टॉक का करेक्शन काफी अच्छा हुआ है ऊपर से, तो जरूर इसमें फोकस करना चाहिए ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस। राइट, तो एलएनटी इंफ्रास्ट्रक्चर में पिक है दिलीप भट्ट साहब की। एलएनटी दमदार रिटर्न्स दे सकता है। इसके अलावा बैंकिंग स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक जो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में लगभग 20% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। काफी बीटन डाउन स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक, और चला तो यहां से काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देने के लिए तैयार हो जाएगा। इसको भी रेडार पर रख सकते हैं। और टाटा मोटर्स, इनफैक्ट ऑटो प्ले बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है और टाटा मोटर्स उसमें लीड कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड। प्रभुदास लीलाधर मानता है कि टाटा मोटर्स पे कमाई करने का शानदार मौका है आपके पास, इन्वेस्ट करें, अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना है इस पर्टिकुलर रैली में। हरियर साहब, ऑटो एंसिलरी की भी बात करते हैं, क्योंकि ऑटो शेयर्स, अभी टाटा मोटर्स का जिक्र मैं कर रहा था, लेकिन अगर ऑटो एंसिलरी प्ले में कुछ चुनना हो तो आपके रडार पर टॉप पिक क्या होगी राइट नाउ? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो बजट या तेजी से कोई खास फर्क पड़ा नहीं है, पर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्हें हम फंडामेंटली काफी प्रेफर कर रहे हैं। आई थिंक करंट लेवल्स पे भारत फोर्ज एक अच्छा बेट लग रहा है, जो कि एक डाइवर्सिफाइड प्ले भी है, उसमें एक डिफेंस कंपोनेंट भी है, तो इन दोनों बातों को मिला के भारत फोर्ज में अच्छा लग रहा है। और दूसरा स्टॉक मदरसन सुमी है, जो कि 400 से लगभग 220 तक करेक्ट हो चुका है, और आई थिंक ये जो रेंज है 220 से 240 का एक बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन रेंज हो सकता है। और हम मानते हैं कि यहाँ पे यदि मदरसन सुमी को खरीदा जाए तो नॉट विथ स्टैंडिंग व्हाट हैपेंस इन द वोल्क्सवैगन केस, आई थिंक मदरसन सुमी डेफिनेटली ये लेवल पे एक अच्छा वैल्यू दे सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग, ये दोनों ही स्टॉक्स बाजार पे बहुत करेक्ट हुए थे जब बाजार की करेक्शन शुरू हुई थी, तो लेकिन अब हरियर साहब मानते हैं कि मदरसन सुमी ऑटो एंसिलरी प्लेस में तेज हो सकता है, और साथ ही साथ भारत फोर्ज एक और काउंटर जो फिलहाल 818 820 के जोन में मिल रहा है, इसको अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लें, कमाई का अच्छा मौका ये स्टॉक भी आपको देगा। राहुल जी, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपके ब्रोकिंग हाउस ने रिकमेंड किया हो क्लाइंट्स को तेजी बनाने के लिए, जहां पर गोइंग फॉरवर्ड स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स मिल सकते हैं सर?
तीन ऐसे स्टॉक्स बता सकता हूं मैं आपको, मुझे जो लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। एक है जुबिलेंट फूडवर्क्स, जैसे मेरा माइक लग रहा था, आपके एक कमेंटेटर बता रहे थे जुबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में। अगर डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग पिकअप हुई, 45 रुपीज़ का हमारा EPS टारगेट है FY18 का। ये स्टॉक ऐसा है जो 50, 55, 60 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड कर चुका है। हम इसे 35 टाइम्स पे वैल्यू कर रहे हैं। अभी 1100 का भाव है, मुझे यहाँ से भी 1500 का भाव नजर आता है अगर आप एक साल का होराइजन लेके चलें तो। आई लव द फ्रेंचाइज, आई थिंक द मैनेजमेंट इज डूइंग द राइट थिंग्स, और अगर डिस्पोजेबल इनकम पिकअप होगी तो ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। दूसरा, पतंजलि के थ्रेड की वजह से जो कोलगेट में गिरावट आई है, अगेन आई रेड टू रीइटरेट कि 85-90% के ROEs ROCs हैं, 3% प्लस का डिविडेंड यील्ड है, नो डेट, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, 60% मार्केट शेयर। थोड़ा लॉस हुआ है, अग्रीड, लेकिन कोलगेट, जैसे मैं हमेशा लाइटर नोट पे कहता हूं, कोलगेट तब से है जब से मेरे दादाजी पैदा नहीं हुए थे, और मेरे पोते के मरने के बाद फिर भी कोलगेट होगा। इट्स अ फिनोमिनल फ्रेंचाइज। आई थिंक ये ऐसा स्टॉक है जो खरीद के कभी नहीं बेचना चाहिए। और तीसरा जो आई थिंक 7,500 से करेक्ट होकर 5,000 के आसपास आया, वो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। अगेन 15% मल्टी ईयर कंपाउंडिंग ग्रोथ स्टोरी। मैं आपको सिर्फ एक स्टैटिस्टिक देता हूं, अगर आप सैनिटरी नैपकिन के पेनिट्रेशन इंडिया में देखें, इट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन इमर्जिंग मार्केट्स एज वेल, और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फिनोमिनल है। ऑलमोस्ट 6.5 मिलियन आउटलेट्स हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल के इंडिया में। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इज फिनोमिनल। तो ये तीन स्टॉक्स मैं कहूंगा कि काफी अच्छे लग रहे हैं एंट्री पॉइंट के हिसाब से भी मुझे इस वक्त। चलिए, FMCG पैक पे लग रहा है बुलिश है, और आपने जो तीनों ही स्टॉक्स बताए हैं, कोलगेट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जो जुबिलेंट फूडवर्क्स इसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पे है। जुबिलेंट फूडवर्क्स करेक्ट हो चुका है, लेकिन आप समझते हैं एक साल अगर इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा अगर आप 1100 रुपए प्रति शेयर पे यहाँ पर डालते हैं तो बढ़कर 15 रुपए प्रति शेयर तक के भाव जुबिलेंट फूड्स पे देखने को मिल सकते हैं। अच्छे रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है, राहुल जी का ये मानना है। लेकिन भसीन साहब, बात फिर से बैंकिंग की करते हैं, क्योंकि जो इस समय जो रैली बन रही है वो PSU बैंकिंग स्पेस में बन रही है। देखिए, बजट से पहले तो बिल्कुल बीटन डाउन हो गया था सेक्टर, लगातार टूटते देखा कई ऐसे स्टॉक्स। इनफैक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB लगातार टूटते हुए देखा इन स्टॉक्स को। लेकिन अब PSU बैंकिंग स्पेस पे आपका क्या आउटलुक है, और इसी स्पेस से कौन से स्टॉक्स हैं जो पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किए जा सकते हैं? बैंक्स गॉट वेरी हेविली ओवरसोल्ड, उस पे फियर फैक्टर था। यहाँ नहीं, ग्लोबली एक फियर फैक्टर आया था बैंक्स पे जी। और इंडियन बैंक्स बिकॉज ऑफ द AQR और NPA प्रोविजनिंग, उनमें एक ज्यादा फ्री फॉल आ गई थी। हाउएवर, ये जो दो रीसेंट स्टेप्स हुए हैं जहाँ पे बैंक्स के नॉन कोर एसेट्स जैसे रियलिटी और फॉरेन एक्सचेंज को Tier 1 कैपिटल लेना चाहे, ये हमने एक्चुअली 1 महीने पहले सजेस्ट किया था कि ऐसा मूव आने वाला है। उससे काफी लॉकटॉप कैपिटल रीयूज होता है और 100 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन होता है। सो हमें लगता है, हमने 3 शेयर कहे थे, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक एंड बैंक ऑफ PNB। उसमें से ऑलमोस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो ऑलमोस्ट 27% बढ़ा है अभी 120 रुपए के लेवल से। स्टेट बैंक और कैनरा बैंक हमारे वहाँ टॉप बिक्स हैं। एक यूनियन बैंक ये आप जोड़ सकते हैं। ये ज्ञान संगम से क्या होएगा, एक रेड्रेसल फॉर्म है जिससे आप देखेंगे कि बैंक्रप्सी कोड इज द बिगेस्ट इवेंट विच इज स्लेटेड टू बी डन इन द सेकंड हाफ ऑफ द बजट। अगर वो हो जाता है तो SDR के जो इम्प्लीमेंटेशन है उससे इन बैंकों को बहुत आसानी आएगी, और जो रिकवरी ऑफ एसेट्स है वो एक बहुत स्ट्रेंथनिंग और फास्ट प्रोसीजर हो जाएगा, जिससे NPA की रिकग्निशन होगी। साथ में दीपाली ये लेके चलो कि मेटल्स हैव हैड द बेस्ट रैली ऑफ द ईयर। अभी ये आपने देखा है कि नॉन स्टॉप टाटा स्टील 220 से 280-82 हो गया। तो मेटल्स की जितनी रैली होगी वो एक NPA के लिए बेटर इंप्रूवमेंट है फॉर अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट लेंडर्स लाइक ICICI, स्टेट बैंक एंड PNB। सो इन अ नटशेल आई थिंक ये एक और डिबेट होएगा ऑन हाउ फास्ट इंप्लीमेंटेशन एंड NPA रिकवरी कैन टेक प्लेस। सो आई थिंक इट्स अ बिग पॉजिटिव।